What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम लोग आ चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 पे और स्टैटिस्टिक्स का भाई चैप्टर नंबर 3 हम लोग कवर करने वाले हैं। एज पर एनसीईआरटी ये चैप्टर 2 का ही पार्ट है और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन भी था पिछले पार्ट में कि ये टॉपिक रह गया, बट ऐसा नहीं है। हम लोग कोई भी टॉपिक छोड़ने नहीं वाले, एक एक टॉपिक आपका कवर होगा, तो चिंता मत करो। इस 10 डे 10 चैप्टर स्टार्ट सीरीज को सक्सेसफुल बनाएंगे और इसी तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर करेंगे। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक गाइस, चैप्टर का नाम देख लो, आपको मैंने बता ही दिया। चैप्टर नंबर 3 कलेक्शन ऑफ डेटा, सेंसस एंड सैंपल मेथड। एनसीईआरटी में ये कंबाइंड ही है चैप्टर नंबर 2 के साथ, बट मैं इसको अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 सेंसस एंड सैंपल मेथड में सबसे पहला टर्म जो आपको समझना है वो है यूनिवर्स या फिर पॉपुलेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या। अब एक आम आदमी के मन में पॉपुलेशन का मतलब आएगा जनसंख्या, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन का मतलब है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। लाइक वाइज फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे आपके स्कूल के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट पता करनी है, तो मैं आपके स्कूल पे स्पेसिफिकली ध्यान दे रहा हूँ। अब सपोज आपके स्कूल में देयर आर 1000 स्टूडेंट्स या 2000 स्टूडेंट्स, तो वो मेरे लिए यूनिवर्स या पॉपुलेशन होगा। यानी हम जिस भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उसका पूरा अल्टीमेटली एग्रीगेट नंबर, जितने लोगों की मैं स्टडी कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा, पॉपुलेशन या यूनिवर्स। बात समझे? फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे शहर से एकदम स्पोर्ट्स पर्सन है और उनमें से कितने क्रिकेट में हैं। मुझे ये देखना है कि हमारे सिटी में कितने स्पोर्ट्स पर्सन है और उनमें से कितने क्रिकेट पे हैं जो एक अच्छे डोमेस्टिक लेवल पे खेल रहे हैं। तो मैं जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन कंसिडर करूंगा वो मेरे लिए क्या है, यूनिवर्स। फिर उसमें से मैं आगे देखूंगा कि कौन कौन क्रिकेट खेलता है, कौन बास्केटबॉल खेलता है, इस तरीके से। तो यूनिवर्स क्या होगा, द एग्रीगेट ऑफ आइटम्स टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। वो आइटम्स जो स्टडी करी जाती है फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। एक और एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना है कि 9 to 12 क्लास 9 to 12 के कितने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। तो हम पूरे स्कूल की स्टडी थोड़ी ना करेंगे, हम सिर्फ 9 to 12 के बच्चों को लेंगे। तो 9 to 12 के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो हमारे लिए यूनिवर्स या पॉपुलेशन होगा। समझे? तो अल्टीमेटली जिसकी स्टडी करनी है वो ही हमारे लिए यूनिवर्स या पॉपुलेशन होता है। अब मेथड्स हमने इस चैप्टर में 2 पढ़ने हैं। एक है हमारे पास सेंसस मेथड और एक है हमारे पास सैंपल मेथड। ठीक है, अब मैं पहले आपको दोनों का मीनिंग कराता हूँ, फिर ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। देखो सेंसस और सैंपल में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि हमें ये देखना है कि क्लास 12th में व्हाट इज द एवरेज हाइट। क्लास 12th के स्टूडेंट्स में एवरेज हाइट क्या है। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा कि क्लास 12th में कितने स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैंने ये देख लिया कि क्लास 12th में स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल साइंस और कॉमर्स को मिला के 250। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हमारे स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ भी है, तो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ सब स्टूडेंट्स मिला के देयर आर 250 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th। अब ये जो क्लास 12th में हमने स्टूडेंट्स लिखे, ये तो हो गया मेरा पॉपुलेशन या यूनिवर्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक बच्चे की हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक एक बच्चे की हाइट, आ जाओ आप आओ, इंची टेप लेके मेजर कर रहा हूँ, फिर आपकी, फिर आपकी, फिर आपकी, फिर आपकी, सबकी हाइट मैंने मेजर करी। इसको मैं बोलता हूँ सेंसस मेथड। सेंसस मेथड में क्या करना है, सबको कवर करना है, समझे? और सैंपल में मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ वैसे ही सैम्पलिंग कर ली। मैंने रैंडमली क्या करा, 250 में से 25 स्टूडेंट चूज कर लिए कि एक आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, 25। बस मैंने क्या करा, 250 में से कितने स्टूडेंट्स निकाले, 25, और इनकी हाइट निकाल ली एवरेज बेसिस पे और रिप्रेजेंट कर दिया। ये 25 रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे 250 को, बोल दिया कि क्लास 12th की यही एवरेज हाइट है। तो यहां मैंने पूरी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करी, इसको मैं बोलूंगा सैंपलिंग मेथड या सैंपल मेथड। समझे? तो व्हाट इज सेंसस? सेंसस में आप एक एक आइटम की डिटेल्ड स्टडी करते हो और सैंपल में आप बस एक रेंडमली कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हो जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करें और उनकी स्टडी करते हैं। उसको क्या बोलता हूं मैं, सैंपल मेथड। क्लियर हुआ? लाइक फॉर एग्जांपल हमें फिर से क्लास 12th का वेट पता करना है कि एवरेज वेट क्या है स्टूडेंट्स का। तो अगर आप 250 सारे ले रहे हो तो अल्टीमेटली आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, सेंसस। और आपने 250 में से सिर्फ 50 अलग कर लिए कि एवरेज बेसिस पे, कुछ वो ले लिए जो बहुत ज्यादा बल्कि हैं, कुछ पतले ले लिए, कुछ ठीक ले लिए और फिर एवरेज निकाल दिया। तो वहां पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, सैंपल मेथड। क्लियर हुआ? आओ सबसे पहले सेंसस को डिटेल में पढ़ते हैं। सेंसस क्या है? अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम। हर आइटम को कवर करना है। अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि आप किस चीज की स्टडी कर रहे हो, कहाँ कहाँ सूटेबल होता है, क्या क्या सूटेबिलिटी है। नंबर 1 स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ थोड़े बहुत बच्चों का करना हो या थोड़ी बहुत जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो स्मॉल है,
जैसे यहाँ पे 250 स्टूडेंट्स है तो 250 की मेजर करी जा सकती है। अब मैं आपको इंडिया की एवरेज हाइट निकालूं तो क्या 140 करोड़ लोगों की हाइट मेजर करेगा? कोई भी नहीं कर सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। तो वहां पे तो सेंसस काम ही नहीं करेगा, वहां क्या चलता है? सैंपल। तो कहाँ चलेगा? सबसे पहले जहाँ पे एरिया ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है। नंबर 2, डाइवर्स आइटम्स हैं। डाइवर्स का मतलब होता है कि सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबकी ही हाइट अलग अलग है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सबकी लगभग सिमिलर होती है कि बॉयज़ में एवरेज हाइट 5'8" से लेके 5'12" यानी 6 के बीच में होती है, या थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम चलता है, बट एक नॉर्मल हाइट जो बॉयज़ में हमें देखने को मिलती है वो 5'8" to 6'1", 6'2", बस ये है। इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट ये एक नॉर्मल है। तो यहाँ पे हाइट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा है जहाँ डाइवर्सिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलग अलग फीचर्स हैं, तो सबको आपको इंडिविजुअली कवर करना होगा, तो वहाँ पे ये चलेगा। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन। अगर कोई ऐसी स्टडी कर रहे हो जहाँ पे इंटेंसिवली एक्सक्लूसिवली आपको एक एक की डिटेल चाहिए, तो वहाँ पे फिर सेंसस ही चलेगा, सैंपल नहीं चल सकता वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको इंटेंसिव एग्जामिनेशन, प्रॉपर एग्जामिनेशन चाहिए। उसके बाद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, आपको एक्यूरेसी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो भी आपको यही करना होगा। उस केस में भी आप लोग सैंपल यूज़ नहीं कर सकते, आपको क्या यूज़ करना होगा? सेंसस ही यूज़ करना होगा। समझे क्या? क्लियर हुआ? तो ध्यान रखो, अगर एक्यूरेसी चाहिए, डाइवर्सिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्मॉल एरिया है, तो वहाँ पे सेंसस काम करेगा। क्या क्या मेरिट्स होंगे सेंसस के? नंबर 1, रिलायबल, ऑब्वियसली ट्रस्टवर्दी होगा, क्योंकि आप इसके ऊपर रिलाय कर सकते हो, ये आपने प्रॉपरली एनालाइज करके कलेक्ट करा है डेटा। एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। गलती के चांस तो देखो सब में हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो लुक है उसमें एक्यूरेट होगा। लेस बायस्ड, इसमें बायसनेस के कोई चांसेस नहीं है इन्वेस्टिगेटर के। क्यों? क्योंकि सबको कंसिडर करा। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं हो सकता हूँ 250 में से अपने फेवरेट 25 सेलेक्ट कर लूँ, अपने फेवरेट 25 सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एवरेज इनकम निकालनी थी कि एक कंपनी एवरेज इनकम कितनी देती है, वहाँ पे कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं। अब कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने 10 लोग सेलेक्ट कर लिए एज अ सैंपल, और उन 10 को कह दिया कि ये इन 100 को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो 10 लोग कौन से चूज करें? जिनकी सबसे हाई इनकम थी। तो 10 लोगों का जब एवरेज लेंगे तो इनकम हाई निकल के आएगी। तो यहाँ पे कंपनी बायस्ड हो गई। कंपनी अपनी इनकम ज़्यादा दिखाने के लिए सिर्फ उन लोगों को चूज कर रही है जिनकी इनकम ऑलरेडी हाई थी, तो एवरेज भी हाई निकल के आएगा। तो वहाँ पे बायसनेस का चांस है, लेकिन यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं है क्योंकि सबको कवर करा जाता है। अगला, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी हो सकती है। और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, अगर कोई मुश्किल इन्फॉर्मेशन है उसकी भी हम लोग पूरी कंप्लीट स्टडी इसमें कर लेते हैं। तो ये बेसिक मेरिट्स हैं। आप कोई भी 4 मेरिट्स लर्न कर लो, सफिशिएंट। इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, मैक्सिमम है 4। ठीक है। डीमेरिट्स क्या होते हैं? कॉस्टली, देखो समय तो लगता है, पैसा लगता है इसके अंदर, कॉस्टली है ये। कॉस्ट का ध्यान रखना, जब भी मैं कॉस्ट बोलता हूँ तो सिर्फ पैसे की टर्म्स में नहीं बोल रहा, मनी भी, टाइम भी, एफर्ट भी, तीनों चीज़ें कंसिडर करता हूँ। उसके बाद लार्ज मैन पावर, अब हर किसी की स्टडी करने के लिए आपको इन्वेस्टिगेटर्स भी बहुत सारे चाहिए, लार्ज मैन पावर चाहिए आपको। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, अगर बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, जैसे मैंने बोला ना कि इंडिया के 140 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट कराओ, तो क्या इतना बड़ा एक एक बच्चे का, एक एक इंसान का, एक एक बुजुर्ग का, क्या सबका हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जिसको सिम्टम्स है उसका होगा। तो देखो कोरोना में भी जिसका सिम्टम्स है उसका हो रहा है, तो क्या वहाँ पे सेंसस लग रहा है? सैंपल लग रहा है, सैंपल लग रहा है। बात समझे? तो सेंसस बहुत बड़े एरिया में, लार्ज इन्वेस्टिगेशंस में पॉसिबल नहीं है। दिस वाज ऑल अबाउट सेंसस मेथड। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेंसस मेथड समझ में आया होगा अच्छे से। सेंसस का मतलब ही क्या है? डिटेल्ड, आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़नी है। बात करते हैं सैंपल की। सैंपल का मतलब बताया ना, सैंपल ही क्या है? सैंपलिंग करना, छोटे छोटे सैंपल्स निकालना। अब कुछ लोगों की स्टडी करेंगे, आओ डिटेल में देखते हैं सैंपल मेथड। अब कवर करते हैं हम लोग द सैंपल मेथड। सेंसस देख लिया आपने, सबको कंसिडर करना। सैंपल में कुछ सिलेक्टेड सैंपल ले लिया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है पूरे यूनिवर्स को, पूरे पॉपुलेशन को, उस पर स्टडी करी जाती है। ठीक है ना? तो लिखा है अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स। सैंपल ले लिया जाता है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन से लिया गया है फॉर एग्जामिनेशन के लिए। एंड कॉन्क्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, और उसी के बेसिस पे चीज़ों को कॉन्क्लूड करा जाता है। कॉन्क्लूड करने का मतलब क्या है? कि उसके बेसिस पे ही एक कॉन्क्लूजन निकाले जाते हैं, रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सूटेबिलिटी। ये कहाँ सूटेबल होगा? देखो जहाँ पे वो सूटेबल नहीं था वहाँ पे ये सूटेबल है। जैसे नंबर 1 लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन, इसके अंदर साइज ऑफ पॉपुलेशन अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली इसी को लगाना पड़ेगा सैंपल मेथड, क्योंकि सबको आप कंसिडर नहीं कर सकते। नंबर 2 एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए
तो ये कंसिडर करा जा सकता है। ऑल्दो ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो कंक्लूजन्स है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ना हम लोगों को एक सेलेक्टिव स्टडी करनी है, आप उसको हर एंगल से स्टडी कर सकते हो, तो इसके मेरिट में आप लिख सकते हो कि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। बट अगर मैं देखूं एक्यूरेट तो तब होगा ना अगर आपने सैंपल प्रॉपरली लिया है, अगर सैंपल गलत ले लिया तो फिर वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये तब चलता है जब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इंटेंसिव का मतलब कि एक एक के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वहाँ पे लगेगा। और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो वहाँ पे ये लग सकता है, यानी कि एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसका सबसे अच्छा जो मेथड होता है ना या एग्जाम्पल होता है वो आपके घर में ही होता है। जैसे आपकी मम्मा ने राइस बनाए, तो राइस जब बॉइल्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं उसको चेक करने के लिए वो क्या करती हैं, वो एक बार राइस के जिस भी कंटेनर में वो राइस को बॉईल कर रही हैं उसको पूरा घुमाएंगी, उसके बाद नीचे से एक स्पून उठाएंगी और एक राइस को उठा के देखेंगे कि ये कितना बॉइल्ड हुआ है, क्या ये प्रॉपर्ली बॉइल्ड हो गया। अगर वो हो गया, 2-3 दाने हम चेक कर लेते हैं, अगर वो हो गया तो इसका मतलब सारे हो गए। तो क्या मैंने वहाँ पे सेंसस मेथड यूज़ करा, मैंने वहाँ सैंपल यूज़ करा। अब जो राइस हैं वो सब सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं, तो सैम्पलिंग मेथड यूज़ हो सकता है। समझे क्या? अब इसके क्या मेरिट्स हैं? नंबर 1 इकोनॉमिकल, ऑब्वियसली सस्ता होगा। क्यों सस्ता होगा? क्योंकि इसके अंदर आपको सबकी स्टडी नहीं करनी, तो सब पे खर्चा नहीं होगा, कुछ लिमिटेड लेवल ऑफ कॉस्ट आपका आएगा। टाइम सेविंग, बहुत सारा टाइम बचेगा फिर से, क्योंकि सबकी स्टडी नहीं करनी, तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम। नंबर 2 लार्ज इन्वेस्टिगेशन, इसके थ्रू आप बड़ी इन्वेस्टिगेशंस भी कर सकते हो ऑन अ रैंडम बेसिस, ऑन अ सैम्पल बेसिस। कन्वीनियंट, ईजी है, कन्वीनियंट है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली कर सकते हो। नंबर 1 पार्शियल यानी कि वो बायस्ड, ये बायस्ड हो सकता है, यानी कि अगर आपने सैंपल अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ले लिया तो वहाँ से गलत कॉन्क्लूजन निकल के आ सकते हैं, तो यहाँ पे बायसनेस है। नंबर 2 रॉन्ग कॉन्क्लूजन्स, बताया ना मैंने, गलत कॉन्क्लूजन्स यहाँ पे निकल सकते हैं अगर आप सैम्पलिंग प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो। नंबर 3 डिफिकल्टी इन चूजिंग सैंपल, अब क्या सैंपल ऐसा हो जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर दे, उसको सेलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज अगर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। नंबर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, उसके लिए क्या चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और वो सबके पास नहीं है। अगर आपको पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सैंपल निकालना है तो यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज टू डू दैट, और आपके पास वो नॉलेज जनरली सबके पास नहीं होती, तो उस केस में भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो क्या बनता है कि एक अच्छा सैंपल कैसा हो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल, या फिर विच सैंपल इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट सैंपल। तो बेस्ट सैंपल तब कंसिडर करा जाएगा अगर उसके अंदर ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हो। मेन तो 2 ही होते हैं, लेकिन मैंने 4 लिखे हैं। 2 कौन से होते हैं मेन? एक सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा एडिक्वेट। ये 1 और 3 आर मेन, आपको ये याद रखने हैं मेनली 2। सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, सैंपल ऐसा हो कि वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, बताए कि हाँ यही यूनिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट का मतलब एक के चेंज होने से दूसरे पे कोई इंपैक्ट ना आए, ऐसा ना हो कि अगर एक बदल रहा है तो उसकी वजह से दूसरा भी बदल रहा है, तो ऐसा सैंपल नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। अगला एडिक्वेट, आप एडिक्वेट सैंपल लो। अब अगर 250 स्टूडेंट्स की, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था अभी, 250 स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है और आपने 2 लोगों की कर ली और उससे आपने सैंपल ले लिया, तो गलत है ना। 250 में कम से कम 50 की तो करो, 20% की तो करो। तो एडिक्वेसी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग हो सकता है, तो एडिक्वेट होना चाहिए। और होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब सेम सैम्पलिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है तो सिचुएशन में तो आप सेंसस मेथड में जाओ ना, सैंपल में क्यों जा रहे हो? अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, होमोजीनियस डेटा है, वहीं पे ये सूटेबल है, उसके अलावा ये सूटेबल नहीं है मेथड, समझे? तो ये हो गया गाइस हमारे पास सैंपल मेथड। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सेंसस सैंपल समझ में आया होगा। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है इस चैप्टर में, आओ उसको भी देखते हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। लेट्स डू गाइस। ये वाला पार्ट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। बहुत ध्यान से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसके ऊपर लिख लेना सावधान इंडिया, क्योंकि जो भी सावधान इंडिया सवाल होते हैं पेपर में पक्का आते हैं। तो देखो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास। सबसे पहला मेथड होता है रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहला मेथड कौन सा होता है? रैंडम सैम्पलिंग। कि सैंपल अगर मैं ले रहा हूँ तो कैसे लूँ? नंबर 1 इज रैंडम। रैंडम का मतलब मैंने जस्ट रैंडमली कोई भी सैंपल ले लिया, कि फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ स्टडी ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। हम लोग 50 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। 30 बॉयज़ हैं एंड 20 गर्ल्स हैं। हम लोग इनकी स्टडी कर रहे हैं
किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकती है, एवरेज मार्क्स के रिस्पेक्ट में हो सकती है, एवरेज हाइट के रिस्पेक्ट में हो सकती है, एवरेज वेट के रिस्पेक्ट में हो सकती है। अब मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने आइज क्लोज करी और रेंडमली 10 लोगों का सिलेक्शन कर लिया। रेंडमली कोई भी हो सकता है, एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, हर किसी का चांस बनता है, तो उसको बोलता हूँ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें सबका इक्वल चांस होता है, किसी का भी नंबर आ सकता है। जैसे लॉटरी निकलती है ना, पर्ची निकलती है, वो भी रैंडम सैम्पलिंग है। क्या लिखा है रैंडम सैम्पलिंग के बेसिकली मीनिंग मैंने आपको बता दिया, व्हेन आइटम्स आर सेलेक्टेड रैंडमली। अब इसके मेरिट्स क्या होंगे? नो बायसनेस, किसी तरीके का कोई बायसनेस नहीं है, सबको इक्वल चांस मैं दे रहा हूँ, इक्वली सबको अपॉर्चुनिटीज दे रहा हूँ। नंबर 2, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ये सबसे बड़ा मेरिट है, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन क्यों? क्योंकि मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, मैं रैंडमली सबका सिलेक्शन कर रहा हूँ। नंबर 3, सिंपल, काफी सिंपल मेथड है और सिंप्लीफाइड है, मतलब आसानी से कोई भी कर सकता है, कोई टेक्निक नहीं चाहिए, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए। डीमेरिट्स क्या है? इंपॉर्टेंट आइटम्स में मिस, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन होना जरूरी था बट रैंडम की वजह से वो सेलेक्ट ही नहीं हुए, यानी कि वो सैंपल जो रिप्रेजेंट करता पूरे यूनिवर्स को वो रह ही गया, आपने सिर्फ वो लोग सेलेक्ट कर लिए जो अनअप्रोप्रिएट थे, तो ऐसा भी हो जाता है इसके अंदर। नंबर 2, नॉट सुटेबल फॉर इंपॉर्टेंट सिचुएशंस। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल रहे हो या आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट फॉरकास्टिंग करनी है, तो वहाँ पे आप रैंडम नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखना होगा कि कौन कौन से बेस्ट है मेरे लिए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स, तभी वहाँ पे प्रॉपर सैम्पलिंग हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स में यूजफुल नहीं है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। तो ये हो गया पहला वाला रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दी जा रही है। नंबर 2 होता है पर्पसिव। पर्पसिव में क्या होता है? पर्पसिव में जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली खुद से सैंपल सेलेक्ट करता है। जैसे अगर मैं इन 50 स्टूडेंट्स की मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो मैं एज पर माई पर्पस, अगर मुझे लगता है कि मुझे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखानी है, तो मैं अपने पर्पस के हिसाब से ज़्यादा वाले ज़्यादा इंक्लूड कर लूँगा। और अगर मुझे लगता है कि प्रॉपरली करना है, तो फिर मैं इसके अंदर भी दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के मार्क्स लूँगा, कम वाले भी ज़्यादा वाले भी, दोनों को इक्वल चांस देके इंक्लूजन करूँगा। बट इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टिगेटर, वो जिसको चाहे कर सकता है। यहाँ पे रैंडम था, लेकिन यहाँ इन्वेस्टिगेटर के ऊपर है, इसीलिए इसको पर्पसिव बोलते हैं। एज पर पर्पस आप सिलेक्शन कर सकते हो। मेरिट्स क्या होंगे? फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई फिक्स्ड ऐसा नहीं है कि किसी का भी, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सिंपल है, टेंशन लेनी नहीं है, जो आपको सूटेबल लगता है ले लो। डीमेरिट्स, बायसनेस हो सकती है, इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकता है डेटा को। और नंबर 2, डाउटफुल रिजल्ट्स। इसके रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते, आप बिल्कुल उन पर रिलाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बायसनेस इन्वॉल्व होती है। क्लियर हुआ? तीसरा आता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड को बहुत ध्यान से समझना, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटिफाइड, कोटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनके अंदर ना कंफ्यूजन हो जाता है। ये दोनों सिमिलर हैं, बहुत बहुत सिमिलर, वेरी सिमिलर। अब देखो क्या स्ट्रेटिफाइड और क्या कोटा, समझो। फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, हम लोग ना पहले ग्रुप्स बना देते हैं। ग्रुप्स बनाने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 50 स्टूडेंट्स में ही 30 बॉयज़ थे और 20 गर्ल्स थी। सबसे पहले तो यही आपने क्लासिफिकेशन कर दिया कि 30 बॉयज़ हैं 20 गर्ल्स हैं, 2 ग्रुप्स बन गए। इन ग्रुप्स को बोलते हैं स्ट्रेटास। इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? STRATAS, स्ट्रेटास। स्ट्रेटास यानी ग्रुप्स, आपने अलग अलग ग्रुप्स बनाने हैं, फिर उन ग्रुप्स के अंदर से रैंडमली बच्चों को सेलेक्ट करना है। अब इन 30 में से भी मैंने 2 ग्रुप्स बना दिए, 15 अलग कर दिए, अबव 50% वाले, या 50 नहीं, अबव 70% वाले, ये अलग कर दिए, और 15 अलग कर दिए बिलो 70% वाले, बिलो 70% वाले अलग कर दिए। अब इनमें से मैं रैंडमली सिलेक्शन करूंगा। मैं कैसे सिलेक्शन करूंगा? देखो मैंने यहां लिखा है रैंडमली। मैं रैंडमली सिलेक्शन करूंगा तो ऐसी सैम्पलिंग को बोलूंगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। समझे या नहीं समझे? अब ये जो 15 बच्चे हैं, मुझे 30 में से सपोज 5 स्टूडेंट्स लेने हैं, तो मैं इन 15 में से कोई भी रैंडम हो सकता है, वो 5 इन्हीं में से हो जाए, और हो सकता है वो 5 इन्हीं में से हो जाए, हो सकता है इसमें 2, इसमें 3, हो सकता है इसमें 4, इसमें 1। तो स्ट्रेटिफाइड में बेसिकली जो फर्दर सैम्पलिंग होती है वो रैंडम होती है। तो स्ट्रेटिफाइड किसको यूज करता है? रैंडम सैम्पलिंग को यूज करता है। ग्रुप्स बनाने के बाद पहला काम स्ट्रेटास बनाना, ग्रुप्स बनाना, एक बार वो बन गए उसके बाद सैम्पलिंग कैसी होगी? रैंडम। समझे? अब इसके क्या क्या मेरिट्स होंगे? नंबर 1, इट कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सबको कवर करके चलता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी कवर होते हैं। उसके बाद रिलायबल, ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर ग्रुप्स जब बनते हैं, जब प्रॉपर ग्रुप्स बन जाते हैं तो उसके बाद लगभग सबका चांस आ जाता है। उसके बाद
कंपैरेटिव रिजल्ट्स, आप चाहो तो इसमें कंपैरेटिव रिजल्ट्स भी निकाल सकते हो। कैसे कंपैरेटिव रिजल्ट्स? कंपैरेटिव रिजल्ट्स जैसे अगर मैं चाहूँ तो बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग कंपैरिजन में भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रुप्स तो बनाए ही हैं, तो कंपैरेटिव रिजल्ट्स भी यहाँ पे निकल सकते हैं। डीमेरिट्स क्या है? लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप इसके अंदर हो जाता है। क्यों लिमिटेड स्कोप है? लिमिटेड स्कोप का मतलब है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे ना अल्टीमेटली यूज तो रैंडम सैम्पलिंग ही कर रहे हैं। रैंडम में कई बार इंपॉर्टेंट आइटम्स मिस होने का चांस रहता है। अब सपोज मैंने यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करा और इसी ग्रुप में से सारे बच्चे आ गए, तो अबव 70 वाले सारे आ गए, तो जो स्कोप था पूरा कवरेज का वो कम हो गया, लिमिटेड स्कोप हो गया ना। तो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक है इसका। नंबर 2, बायसनेस हो सकती है। जब मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ तो मैं ग्रुप्स इस हिसाब से बना दूंगा कि ज़्यादातर चांसेस एक पर्टिकुलर ग्रुप के सिलेक्शन के हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटास तो किसने बनाने हैं? इन्वेस्टिगेटर नहीं बनाने हैं ना, ग्रुप्स तो उसी ने बनाने हैं। तो वो ऐसा ग्रुप बना सकता है जिसमें एक तरफ ज़्यादा फेवरेबल वाले ले ले, दूसरी तरफ अनफेवरेबल वाली आइटम्स ले ले, तो पर्सनल बायसनेस हो सकती है। अब आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक बेसिकली एक साइंटिफिक वे है सैम्पलिंग करने का। साइंटिफिक वे जैसे जो बुक में एग्जांपल लिया हुआ है, मैं आपको वही समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल देयर आर 100 स्टूडेंट्स। 100 स्टूडेंट्स हैं, आपको उनमें अलग अलग सैम्पलिंग करनी है, तो आपने एज पर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें अलग कर दिया कि 10-10 के ग्रुप्स बना दिए, 10-10 के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बच्चे अलग अलग कर दिए उनकी डाइवर्स स्टडी करने के बाद। अब आपने कोई भी nth नंबर चूज कर लिया, जैसे आपने 100 के 10-10 के ग्रुप बनाया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 लाइन बन गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रोज बनाई। इन 10 रो में एक रो में 10-10 बच्चे खड़े कर दिए। अब आपने कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करा, एक नंबर सपोज वो नंबर 6 है, मैंने कौन सा चूज करा? पहले वाले में नंबर 6। तो इसके बाद अब एवरी nth, अगले वाली 10th टर्म, 6 के बाद अगला कौन सा ले लूंगा? 16, अगला 26, अगला 36, अगला 46, अगला 56, ऐसे ही चलता रहूंगा। इसी सिस्टमैटिक मैनर में चलूंगा, यानी मैंने इसके अंदर एक तरीके से साइंस लगा दी, मैथ्स लगा दी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कि एक सिस्टम के हिसाब से, अपने पर्सनल हिसाब से नहीं। ये नहीं कि मैंने अपना पर्पजिव कर ली, पर्पज नहीं, साइंटिफिक मेथड लगाओ, साइंटिफिक अप्रोच लगाओ, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। नंबर 1 सिंपल मेथड है, आसान मेथड है इसका। और नंबर 2 दूसरा मेरिट नो बायसनेस, इसमें कोई बायसनेस नहीं हो सकती। अब लाइन तो रो तो प्रॉपर ही लगेगी ना, एज पर हाइट लग जाएगी या फिर एज पर मार्क्स लग जाएगी, किसी भी तरीके से रो बन सकती है। अब उस रो में मैं अपने हिसाब से बच्चों को नहीं खड़ा करूंगा, वो अपने मार्क्स के या हाइट के हिसाब से ही खड़े होंगे, तो बायसनेस नहीं हो सकती। सिस्टमैटिक का जो ड्रॉबैक है वो ये है, एवरी आइटम इज नॉट इंक्लूडेड। अब देखो, हो सकता है कि इस वाले रो में या 4th या 5th वाले रो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो वो आगे या पीछे हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर आप रैंडम करते तो उसका भी चांस था सिलेक्शन का, लेकिन अब तो चांस ही खत्म, क्योंकि 6 के बाद तो नंबर 16 का ही आना है, 16 के बाद तो 26 का ही आना है, तो आगे वालों के भी चांस खत्म, नीचे वालों के भी चांस खत्म, चांसेस ही खत्म। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आइटम्स हो सकता है कि वो इंक्लूड ना हो। नंबर 2 पर्पज ऑफ सैम्पलिंग इज डिफीटेड। जब आपने एक फिक्स्ड ही कर दिया, एक नंबर ही फिक्स कर दिया, तो सैम्पलिंग बची कहाँ? सैम्पलिंग का पर्पज ही क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स में से कोई भी सैंपल सेलेक्ट करो जो सबको रिप्रेजेंट करे। अब आपको लगता है कि 6 के बाद 16 पूरे को रिप्रेजेंट करेगा, हो सकता है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 12 हो। तो सैम्पलिंग करते हुए आपको ध्यान रखना है ना, रिप्रेजेंटेटिव होना भी जरूरी है, तो यहाँ पे पर्पज खत्म हो जाता है। फिर आता है कोटा। कोटा सैम्पलिंग क्या है? देखो, कोटा में भी अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं। मैंने बोला ना, कोटा और स्ट्रेटिफाइड बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। इसमें भी हमने यही 50 स्टूडेंट्स के 2 अलग अलग ग्रुप्स बनाए, 30 अलग और 20 अलग ग्रुप्स बना दिए। अब ग्रुप्स बनाने के बाद यहाँ पे तो रेंडमली सिलेक्शन हो रहा था ना, कोटा में रेंडमली नहीं होता। कोटा में क्या होता है? कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब कि अब जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से, जो उसको ठीक लगेगा, जो उसको आसान लगेगा, उस हिसाब से सिलेक्शन करेगा। तो यानी यहां पे रैंडम ना होके कोटा में ग्रुप्स बनाने के बाद, देखो ग्रुप्स तो बनने हैं, मेन फोकस किस पे रखना है? स्ट्रेटिफाइड में भी और कोटा में भी कि अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे। ग्रुप्स बनने के बाद, जैसे ग्रुप्स बना दिए 30 बॉयज और 20 गर्ल्स, ये ग्रुप्स बनाने के बाद अब आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, एज पर योर कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हो, समझे? उसको क्या बोलूंगा? कोटा सैम्पलिंग। अब अगर हम एज पर और कन्वीनियंस कर रहे हैं तो इसके क्या मेरिट्स हैं? इसके मेरिट्स हैं, एक तो ये सिंपल मेथड है, काफी सिंपल है। दूसरा फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको और इसके अंदर मेरिट लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो कि आप कंपैरेटिव रिजल्ट्स निकाल सकते हो, ठीक हुआ। और अगर ड्रॉबैक्स लिखने हुए इसके कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं कोटा के, तो कोटा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर बायसनेस हो सकती है। बायसनेस क्यों हो सकती है? क्योंकि मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो मैं हो सकता है कई लोगों को छोड़ दूँ, बायसनेस हो सकती है। दूसरा,
नॉट सुटेबल फॉर इंपॉर्टेंट सिचुएशंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट के लिए ये सुटेबल शायद ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर लिया तो प्रॉपर शायद रिजल्ट्स ना निकले, डाउटफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इसी वजह से इसको इस तरीके से आप लिख सकते हो, डाउटफुल रिजल्ट्स भी इसका एक पॉइंट बन सकता है। इसके बाद लास्ट होता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है? देखो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी। कन्वीनियंस का मतलब कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो एज पर हिज कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रैंडम सिलेक्शन करेगा, समझे? इसका मतलब वो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखेगा और फिर उसको जो आसान लगेगा वैसे करेगा। ना वो अपना पर्पस देख रहा, ना वो रैंडम लगा रहा, उसको जो आसान लग रहा है बस एक तरीके से फटाफट। जब जल्दी होती है ना कि किसी चीज़ का रिजल्ट देना है तो वहाँ पे फिर ये कन्वीनियंस चलता है, समझे? तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में सबसे आसान है कि इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग कर लेगा। ये बेसिक हमारे पास होते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, जो कि मोस्टली मैंने आपको सारे के सारे कवर अप करवा दिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आए होंगे अच्छे से, और पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया। अब ऐसा कुछ बचा नहीं है कि हम लोग इसके अंदर देख पाएँ। चैप्टर इज कंप्लीट। एक छोटा सा और क्वेश्चन बचा है, उसको भी देखते हैं और चैप्टर को कंप्लीटली खत्म करते हैं। अब आता है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कवरेज। सेंसस की कैसी कवरेज है? देखो सेंसस एक एक आइटम को कवर करता है, सैंपल सबको कवर नहीं करता, तो इसकी कवरेज कंप्लीट रहेगी, कंप्लीट कवरेज, और इसकी कवरेज इनकम्प्लीट होगी। क्यों? क्योंकि ये सबको कवर नहीं करता, ये सिर्फ कुछ ऐसे सैंपल सेलेक्ट करता है जो सबको रिप्रेजेंट करते हैं। सूटेबिलिटी, सेंसस कहाँ लगेगा? स्मॉल एरिया में, छोटी जगह पे ही आप सबको कवर कर सकते हो, और अगर बड़ा एरिया है तो सबको कवर नहीं कर रहा था। एरिया कैसा? एरिया अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है? तो ये लार्ज एरिया में सूटेबल होगा। एक्यूरेट, सेंसस ऑब्वियसली ज़्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि एक एक आइटम को कंसिडर करा जा रहा है, और सैंपल कम एक्यूरेट होगा। कॉस्ट, सेंसस में ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा मनी, तो कॉस्ट भी ज़्यादा। सैंपल में कम खर्चा आता है। सेंसस में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हर किसी को कंसिडर करके चलना है, सैंपल में टाइम कम लगता है। उसके बाद वेरिफिकेशन, देखो सेंसस में वेरिफिकेशन नहीं करा जा सकता। क्यों नहीं वेरिफिकेशन करा जा सकता? क्योंकि आपने एक एक आइटम को कवर करा है, अब दोबारा से मैच करोगे तो फिर इतना ज़्यादा समय लग जाएगा वेरिफिकेशन करने में, और बहुत ज़्यादा एक हेडेक हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है वेरिफिकेशन दोबारा से। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने सिर्फ एक छोटा सैंपल लिया है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स दिए हैं, तो अगर आप चाहो तो इजीली वेरीफाई कर सकते हो। तो गाइज ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बचा था। एज यूजुअल अब हमने 3 चैप्टर्स पूरे कर दिए हैं, और हमारी 10 चैप्टर सीरीज में 3 चैप्टर्स आर डन, तो 30% हो चुका है। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे और सारे के सारे टॉपिक्स कवर करके चल रहे होगे। अब इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ, और आगे बढ़ाएंगे अपनी स्टैटिस्टिक्स को। इसी तरीके से पढ़ते रहो, एनर्जी हाई रखो, और इस सीरीज के बारे में सबको इन्फॉर्म करना मत भूलना। बिल्कुल सब बच्चों को बता दो, सब तक ये बात पहुंचा दो कि प्रॉपर्ली स्टैटिस्टिक्स चल रही है और करनी है। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।